गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं साए में धूप जो कि कविवर दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है, इसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। लेसन का नाम वैसे तो साए में धूप है, जो कि साए में धूप इनकी पुस्तक है उससे ली गई है, जो गज़लों के रूप में आपके इस बुक में संग्रहित है। तो पहला गज़ल है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कवि उस राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, उस राजनेताओं की उस मन स्थिति, उस वादा खिलाफी पर प्रकाश डालता है, जो कि पिछले 7 दशकों से हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक अटूट अंग बन चुका है। चुनाव आता है, नेता वादा करते हैं, राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े सपने दिखाती हैं और सत्ता पर काबिज होकर वो सारे वादे, सारी चीज़ें भूल जाती हैं। यह हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक अटूट अंग बन चुका है। उसी त्रासदी पर, उसी राजनीतिक त्रासदी पर यहाँ कवि प्रकाश डालता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि कहता है कि जब चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के वादे करती हैं, जनता को तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, जनता को तरह तरह के सपने दिखाती हैं। चिरागा मतलब दीपक, हर एक घर के लिए, मतलब कि हर घर में प्रकाश करने की एक मुहिम सी चलाई जाती है। हर घर में चिराग जलाने का वायदा किया जाता है। यहाँ चिराग प्रकाश का प्रतीक है। ये प्रकाश ही नहीं बल्कि ये हमारे जीवन की सुख सुविधाओं और ज़रूरतों का प्रतीक है। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि कहाँ तो तय था, कि मतलब ये सुनिश्चित था, ये निश्चित वादा किया गया था कि हर घर के लिए जो ज़रूरतें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, वो सब मयस्सर कराए जाएंगे, वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ चिरागा उन जीवन की सारी सुख सुविधाओं और ज़रूरतों का प्रतीक है। यहाँ केवल प्रकाश की बात नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में उन सारी ज़रूरतों, सारी सुख सुविधाओं की बात यहाँ चिराग के माध्यम से कवि कह रहा है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां ये समस्त सुख सुविधाओं को देने का वायदा करती हैं। रोजगार देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, समस्त जो है जनता के कल्याण के लिए वो सारी व्यवस्था करेंगे। दूध दही की नदियां बहा देंगे, चारों तरफ सुख शांति होगी। ये सारे वादे किए जाते हैं चुनाव के समय। और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ शहर एक प्रतीक है एक छोटे से क्षेत्र के लिए। भारत गांव का देश है, यहाँ शहर बीच बीच में पाए जाते हैं। शहरों की संख्या बहुत कम है गांवों की अपेक्षा। आज भी 70% आबादी भारत की गांव में रहती है। तो वो जो प्रलोभन, जो सुख सुविधाएं, जो चिराग मयस्सर कराने के बाद, उपलब्ध कराने के बाद ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेता करते हैं, कवि कहता है कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो सुख सुविधाएं, वे जीवन की जरूरी वस्तुएं एक छोटे से वर्ग तक भी उपलब्ध नहीं हो पाती। यहाँ शहर का मतलब है एक छोटा सा वर्ग, एक छोटी सी जगह, एक
कहते हैं कि एक सीमित क्षेत्र तक, अर्थात वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारे वायदे, वे सारे सपने एक छोटे से वर्ग तक के जो है चरितार्थ नहीं हो पाते। कहाँ तो पूरी आम जनता के लिए तो असंभव सी बात है। ये कवि यहाँ पर उस कहते हैं कि उस स्वप्न से जागृत करता है जो पिछले 7 दशकों से भारत की जनता जिस स्वप्न के आगोश में हर चुनाव में जाती है, और फिर जैसे ही चुनाव बीतता है उसे स्वप्न से बाहर आना उसकी मजबूरी होती है, फिर 5 साल वो कोसना पड़ता है। यहाँ दरख्तों के, दूसरा जो गजल है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त पेड़ जो वृक्ष होते हैं, जो घने वृक्ष होते हैं, उन्हें दरख्त कहते हैं। जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, मतलब जिनकी घनी छाया होती है उसे इस पे विशेष रूप से दरख्त कहा जाता है, जिस पे पक्षी निवास करते हैं। विशालकाय ये वृक्ष होते हैं। कवि यहाँ कहता है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। अपनी ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली तस्वीर यहाँ पर स्पष्ट करता है कवि। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक पार्टियां पिछले 7 दशकों से भिन्न भिन्न वायदे करके आती हैं और जनता के वायदों पर कभी खरा नहीं उतरती, जो भी वो वायदे करते हैं। तो लोकतंत्र हमारे देश में जो है, इस लोकतंत्र के नाम पर जो पार्टियां फल फूल रही हैं और जो व्यवस्था कायम है, उस व्यवस्था की असली पोल यहाँ कवि खोलता है, उसकी कलई खोलता है। यह जो लोकतंत्र है, यह एक दरख्त की तरह है, घने पेड़ की तरह है, जिसमें सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबको समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। मानवता के जो भी प्रतिमान हैं, जो भी मानवता के लिए इंसान को जीने के लिए जरूरी है, वो सब उपलब्ध होना चाहिए। तो ये जो दरख्त है, जो वो हमारा लोकतंत्र है। अब इस लोकतंत्र की छाया में जो व्यवस्था कायम है, उसी की बात कवि करता है कि ये जो लोकतंत्र के साए में, लोकतंत्र के छाया तले, लोकतंत्र के संरक्षण में जो व्यवस्था कायम है, उस व्यवस्था को कवि क्या कहता है? धूप। साए में धूप, अर्थात छाया में धूप की तपन महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, ये विरोधाभासी चीज है। यहां विरोधाभासी अलंकार भी है कि दरख्तों के साए में धूप लगती है, अर्थात ये जो लोकतंत्र रूपी वृक्ष है और इसकी जो छाया है, जिसकी छाया में हर मनुष्य को आराम से, अच्छे से जिंदगी गुजारना चाहिए, वो यहाँ पर संभव नहीं है। बल्कि यहाँ की जो लोकतंत्र की जो छाया है, इस छाये में एक तड़पन है, एक बेचैनी है, एक तपिश है, और वह तपिश जो आम इंसान को जीने नहीं देती, जो आम इंसान को शोषण से मुक्ति नहीं दिला सकती, जो व्यवस्था, जो लोकतंत्र इंसान को इंसान कहने का हक नहीं देती है। ऐसी ही व्यवस्था की बात कवि यहाँ कर रहा है। इस लोकतंत्र की छाया में ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे कायम हैं, जो कि इस साये में भी, इस छाया में भी धूप की तपिश, धूप की बेचैनी, धूप की गर्मी महसूस होती है। इसलिए कवि कहता है, चलो यहां से चलें उम्र भर के लिए, क्योंकि है तो लोकतंत्र
और लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको समानता का अवसर है। लेकिन इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी और समानता के अवसर के जो तले जो व्यवस्थाएं कायम है, उससे हम और आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। शोषण है, अनाचार है, दुराचार है, जंगल राज है, भ्रष्टाचार है। ये मैं तो समझता हूं कि इस लोकतंत्र की ये सब देन है। एक अत्याचारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पाता है और एक कमज़ोर व्यक्ति से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाती है और कोई उसका रखवाला नहीं है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस व्यवस्था सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस चल रही है। जो ताकतवर है उसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसी के लिए सारे कानून है, उसी के लिए सारी सुख सुविधा है, उसी के लिए असल में लोकतंत्र है। असल में लोकतंत्र का जो फायदा है केवल ऐसे ही सक्षम और दमदार लोग उठा पा रहे हैं, और जो आम जनता है वो आज भी दबी कुचली और पिस रही है। इसलिए कवि कहता है कि यहाँ से चले उम्र भर के लिए। इसलिए इस व्यवस्था में कवि जीना नहीं चाहता है, कवि रहना नहीं चाहता है। इसलिए कहता है कि इस व्यवस्था से, इस लोकतंत्र के मुखौटे से बाहर निकलें और हम भले ही फिर उस व्यवस्था की ओर चलें, इस व्यवस्था से निकल जाएं उम्र भर के लिए, अर्थात हमेशा के लिए यह व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। ये दिखावटी लोकतंत्र जो केवल कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र है और शेष जनता के लिए केवल यह एक केवल भीड़ तंत्र, केवल भ्रष्ट तंत्र बनकर रह गया है। तीसरी बात है, तीसरा जो शेर है, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। यह भी एक लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र में हमारी प्रजा ऐसी ही हो जाती है, कायर, कमजोर, शोषित, जो अपने अधिकारों को नहीं जानती, जो दबी शोषित कुचली हुई जनता है, उसकी असलियत यहाँ पे कवि बता रहा है कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। यहाँ की जनता अज्ञानी है, जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों को नहीं जानती, मानवता के प्रतिमानों को नहीं जानती, मानव होने का क्या हक होता है, क्या उसका अस्तित्व है, उसको नहीं जानती। इसलिए उसका शोषण होता है, उसके साथ अत्याचार होता है और वो सहन कर लेता है। यह लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। जागरूकता लोकतंत्र की पहली निशानी है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का ज्ञान लोकतंत्र की पहली पहचान है। ऐसे आम जनता के लिए कवि क्या कहता है, जो दबे हुए हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, अगर इनके पास कमीज नहीं है तो पांव से पेट ढक लेंगे। अर्थात ये कभी मांगेंगे नहीं, अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, कभी अधिकारों के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे। अगर इनके पास सुख सुविधा, अगर जीवन जीने के सुख सुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर इनके पास जीने के साधन नहीं हैं तो उसके बिना भी ये गुजारा कर लेंगे। ये भूखे रह जाएंगे, ये प्यासे रह जाएंगे, ये अंधेरे में रह जाएंगे, ये अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान को बेच कर रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी नाकाबिलियत है। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, अर्थात जो जैसा है हम उसी से गुजारा कर लेंगे। हम अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, हम जागरूकता की बात नहीं करेंगे।
और ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, इस मुखौटा लोकतंत्र के लिए। ऐसे लोग जो अपने अधिकारों से अनजान हैं, जो मानवता के प्रतिमानों से अनजान हैं, ये ऐसे भ्रष्ट मुखौटे लोकतंत्र के लिए कितने मुफीद हैं, कितने सही हैं कि बार बार राजनीतिक पार्टियां और राजनेता इनका शोषण करते हैं, इन्हें सब्ज बाग दिखाते हैं और बार बार ये उनके चक्कर में आते हैं, बार बार उनको जिताते हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठाते हैं और फिर धोखा खाते हैं और फिर उन्हीं को बैठाते हैं अगली बार। क्यों? क्योंकि इनके लिए तो राजनेता जो करते हैं वो बड़ा एहसान होता है। सड़क बनवा दी तो राजनेता ने बनवा दी। अरे राजनेता कोई सड़क बनवाता है? उसके लिए तो आम जनता ही पैसे पे करती है। फैक्ट्री लगवा दी। अरे यह व्यवस्था लोकतंत्र की है, यह व्यवस्था शासन व्यवस्था की है। कोई किसी पर एहसान नहीं करता, लेकिन आम पब्लिक क्या करती है? वो एहसान मानती है किसी नेता का। पुल बनवा दिया, सड़क बनवा दी, फैक्ट्री लगवा दी, रोजगार के साधन कुछ उपलब्ध करा दिए, एहसान मानती है। एहसान मानने की चीज नहीं है, यह उनका कर्तव्य है। अगर हमने वोट देकर उन्हें जिताया है, सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, तो यह उनका कर्तव्य है। और अगर ये नहीं करते तो वो चोर हैं, महाचोर हैं। उल्टे हम उनका एहसान मानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी नाकामी है। और ऐसे लोग इस भ्रष्ट तंत्र के लिए कितने सही होते हैं कि बार बार उनको बेवकूफ़ बनाते रहो, बार बार वो बेवकूफ़ बनते रहेंगे और व्यवस्था चलती रहेगी। अर्थात यह भ्रष्ट मुखौटा लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही जनता और वैसे ही राजनेता और ऐसी राजनीतिक पार्टियां इस पूरी व्यवस्था को ऐसे ही बस चलाते रहेंगे। तो ये 3 गज़ल हमने आपके सामने इनकी व्याख्या प्रस्तुत की। अगली व्याख्या में, अगले वीडियो में मैं अगली जो 4 गज़लें बची हैं उनकी बात करूंगा। आज यहीं तक।